Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. I welcome to you all on the PWIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, हमने कुछ टाइम पहले जैम के लिए लेक्चर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बात की है, स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात की है, और अगर आपको किसी पोटेंशियल के लिए टाइम पीरियड निकालना हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज वाला जो टॉपिक होगा उसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि अगर सिंपल पेंडुलम का कोई केस आता है तो उस केस में हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, सिंपल पेंडुलम कैसा सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम इज जस्ट लाइक कि ये एक आपका रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे एक स्मॉल मास किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, और हमने अभी जो स्ट्रिंग ली है वो मासलेस स्ट्रिंग ली है, राइट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस मास को जब स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले तो अगर जो मैं बेसिक चेंजेस देखूं इक्वेशंस ऑफ एसएचएम में, वो क्या क्या होंगे जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जाते हो, या मैं ये बोलूं जब लीनियर एसएचएम से हम एंगुलर एसएचएम में जाते हैं तो बेसिक चेंजेस क्या आते हैं हमारी इक्वेशंस में, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो लीनियर एसएचएम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर एसएचएम में हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्या क्या थी भाई। सबसे पहली तो इक्वेशन थी भाई F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में इसको हम लिखना चाहें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। और इसके अलावा अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो दैट इज m बाई के, है ना। यही हमारी तीन इक्वेशंस देखी थी हमने, और दो इक्वेशन और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम तो क्या होगा, इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या होगा कि ये इक्वेशंस अब हम जैसे फोर्स को एंगुलर में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज करते जाएंगे। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा भाई, एंगुलर एसएचएम में अगर फोर्स है तो फोर्स बिकम टॉर्क, है ना। जब आप रोटेशन की बात करते हो तो जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज योर टॉर्क, या फिर जो रोटेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर टॉर्क, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें जनरल तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए m बाई के, m को आप किससे रिप्लेस करते हो इन केस ऑफ एंगुलर या फिर रोटेशन में हम मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m को हम रिप्लेस कर देंगे I से, एंड दिस बिकम I बाई के। अब आपको पता है रोटेशन की जब आप बात करते हो तो हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई की तो आई क्या है भाई, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइन, तो चलिए अब हम निकालते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में क्या आपका I बाई के ही आता है। अगर आपको पता हो तो जनरल एक फॉर्मूला फेमस है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2 पाई रूट L बाई जी। तो अब यहाँ हमने लिखा I बाई के और मैं बोल रही हूँ रूट L बाई जी, तो व्हाट्स द डिफरेंस, कैसे आएगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिंपल पेंडुलम में ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है, और इससे मैंने एक स्ट्रिंग के थ्रू हमारे
स्मॉल से मास को कनेक्ट कर दिया है जिसका मास है m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। और ये ध्यान रखना, जैसे हमारा लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है, सिमिलरली यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा भी हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, एसएचएम के केस में। तो ये हमारा, हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और अब आपका पार्टिकल यहाँ आ गया। तो अब हमें ये देखना है एसएचएम के अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो वो अपनी पोजीशन पे भागने की कोशिश करता है। अब आपको यहाँ पर वो फोर्स ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये अपनी ही पोजीशन पर भागेगा। अब देखा जाए तो ये देखिए क्या हो रहा है, इट्स लाइक ये मेरा पेन जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह है और ये एक आपका रिजिड सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसके जो निप है इट्स लाइक अ स्मॉल मास, इसको ऐसे समझिए। और ये मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो अब इसकी टेंडेंसी क्या है, वापस आने की। तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से रोटेट कर, अगर मैं ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी, अगर हम चाहें ये रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है ये देखना, तो देखो अगर ये थीटा थोड़ा लार्ज होता तो ये ऐसे जाता है ना, और अगर मैं और लार्ज कर दूं तो ऐसे जाता। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये देखिए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये इस एक्सिस की जो मेरी फिंगर की डायरेक्शन है दैट रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि अगर मैं इसका थीटा बढ़ा दूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा इसके चारों तरफ, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन हो गई है ना। तो एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली जो इसका ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसी से पास हो रही है। इट्स लाइक दिस इज द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ये निकालना है कि भाई इसके ऊपर कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये अपनी ही पोजीशन पर वापस आए या इसके अंदर रोटेशन हो, कौन सा ऐसा फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो देखना है। ओके, अब इसका मास m है तो इसके ऊपर वेट लग रहा होगा mg, तो इसके ऊपर इधर भी लग रहा होगा वेट mg, राइट। तो अगर देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट इस लेंथ के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो ये क्या बन गया भाई, mg cos थीटा, और ये क्या बन गया, mg sin थीटा, है ना, यही होगा mg sin थीटा। तो अब ये देखो, एक ये वाला फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक ये वाला फोर्स लग रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। तो क्या ये वाला जो फोर्स है ये कहां पर लग रहा है, इसकी इसी लाइन पर लग रहा है ना। तो इस वाले फोर्स की वजह से तो कभी भी इसका रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये पॉइंट है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो और ये एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन है, ये फोर्स जो है उसी लाइन के अलोंग लग रहा है और ये जो फोर्स है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, है ना, R क्रॉस F, या फिर इसको आप लिख सकते हो RF साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर F। अब यहाँ पर ये R परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट जो बेसिकली पास, जिससे आपकी एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन पास होती है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से आपकी एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन पास हो रही है, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दिस इज योर डिस्टेंस। तो ये L है, ये भी L, तो R परपेंडिकुलर क्या है, हमारा L है। अब आपको पता है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप फोर्स कौन सा लोगे, जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, और आप देख भी पा रहे हो वही रिस्पॉन्सिबल भी है उसकी रोटेशन के लिए। इसकी वजह से कभी रोटेशन आएगा भी नहीं, और इसकी वजह से अगर आप देखो इक्वेशन के फॉर्म में भी, तो थीटा विल बिकम 0, सो नो टॉर्क, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका L है और ये mg साइन थीटा है, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिएगा टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, आपका टॉर्क हो जाएगा mg L साइन थीटा। नाउ अब एक बात देखो, हमने जो पेंडुलम है उसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है।
तो ये तो हमें पता ही है ना, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब आपको एक और चीज मैंने बताई, यहाँ पर ये जो थीटा होता है वो स्मॉल है। थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। आ गई ना फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के थीटा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप इससे कंपेयर करोगे, इट्स बिकम mgl। के की वैल्यू क्या आ गई, mgl। और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, देन इट्स बिकम 2 पाई रूट, ऊपर क्या लेते हैं हम, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस केस में क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन में mgl। बताओ भाई, आ गई ना वो फॉर्म जो हमने सुनी होती है, L बाई जी, 2 पाई रूट L बाई जी। आ गई वही जनरल फॉर्म हमारी। सो हिंस जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या आ रहा है, 2 पाई रूट L बाई जी। इसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम ये होता है, अगर आप इस रिजल्ट को देखो तो इट्स डजंट डिपेंड अपॉन थीटा, है ना, इट्स डजंट डिपेंड अपॉन थीटा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास दो इस तरीके से पेंडुलम है ना, एक पेंडुलम में हमने उसको डिस्प्लेस किया है बाय स्मॉल एंगल सम थीटा 1, और दूसरे वाले में डिस्प्लेस किया है बाय स्मॉल एंगल थीटा 2, राइट। इसका मैं कहती हूँ टाइम पीरियड t1 है, इसका मैं कहती हूँ टाइम पीरियड t2 है। तो दोनों के टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा, अगर मैं ये कहूँ इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसकी जो ये लेंथ है ये भी l है, और इसकी जो लेंथ है ये भी l है, तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन थीटा। तो आई कैन से t1 इज इक्वल्स टू t2, क्योंकि इसके लिए भी 2 पाई रूट L बाई जी होगा और इसके लिए भी 2 पाई रूट L बाई जी होगा। तो हिंस t1 इज इक्वल्स टू t2। फाइन, तो यहां से आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हमने देखा कि अगर मैंने थीटा चेंज किया तो क्या मेरा टाइम पीरियड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो चीज अब हम चेक करेंगे कि अगर मैं इसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, कि क्या यहाँ पर कोई चेंजेस आएंगे टाइम पीरियड में या नहीं आएंगे। जैसे अगर याद होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम उसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, बस कहाँ पर चेंज आता था, चेंज आ रहा था हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो सेम चीज अब यहाँ पर हमें देखनी है कि भाई यहाँ क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज applied on सिंपल पेंडुलम। क्या, जब एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ओके, ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, ये एक रिजिड सपोर्ट है, राइट, और ये है हमारा स्मॉल मास और ये इसकी लेंथ है L। इसके ऊपर आपने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर दिया, राइट। अब देखिए, जैसे ही आप इस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे तो इस फोर्स की वजह से ही पहले तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस होगा और फिर ये इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। इस वाले केस में तो क्या था कि भाई जब आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये हल्का सा डिस्प्लेस होगा, मतलब हल्का सा ऑसिलेट करके फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर रुक जाएगा। दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर दैट सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ मान लिया मैंने ये सम थीटा नॉट से डिस्प्लेस हुआ है। अब नाउ दिस इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मास यहाँ पे मैंने बोला है कुछ m मास है। ठीक है,
अब देखो, अब ये किस में है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे, है ना। इसका तो मतलब यही होगा कि चारों तरफ से इसके फोर्सेस जो हो रहे होंगे बैलेंस होंगे। इसके ऊपर आपने एक फोर्स F अप्लाई किया है ना, जिसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ है हल्का सा, और इसके ऊपर नीचे एक इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इसका वेट भी लग रहा है mg। ठीक है, अभी तो मैंने बताया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो लेफ्ट राइट अप डाउन सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो देखो, ये अगर एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर यहाँ कुछ टेंशन भी होगा, है ना। तो अगर अब आप देखो तो ये mg जो है वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, टेंशन के एक कंपोनेंट से। अगर यहाँ पर थीटा नॉट है तो इट विल बिकम टी कॉस थीटा नॉट, और अगर इसको देखें हम तो दिस विल बिकम टी साइन थीटा नॉट, राइट। दिस विल बिकम टी साइन थीटा नॉट, राइट, टी साइन थीटा नॉट। तो यहाँ पर ये फोर्स इससे बैलेंस हो गया, टी कॉस थीटा mg से बैलेंस हो गया। तो अगर कोई आपसे ये भी पूछता है कि कितना इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जो कि पूछा भी जाता है जनरली, जैसे सीयूईटी के एग्जाम की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, या फिर हम बात करें हमारे जाम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना, जब आपने कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है तो कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, तो अगर हम देखें यहाँ तो ये क्या आ रहा है भाई, टी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू एफ, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये 2 टेन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू एफ बाई एम जी, तो थीटा नॉट कितना आएगा, टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ये क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम शिफ्ट आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम शिफ्ट आ गया। ओके, नाउ सी नेक्स्ट देखते हैं अब ये कांस्टेंट फोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है ना, या कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो सकता है, या फिर कभी कभी जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लिफ्ट के केसेस हम देखते हैं कि जो आपके लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है, तो वहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट कैन ऑल्सो के, मतलब जो आपका वेट है वो भी हमारे लिए यहाँ एक कांस्टेंट फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस इसमें बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ, अब ये तो हमने निकाला है इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट, कि जब आपने कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम तो चेंज होगा ही होगा, है ना। ये तो चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम में देखें और चाहे हम सिंपल पेंडुलम में देखें। लेकिन बात आती है टाइम पीरियड की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसका क्या होगा, वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो अब देखिए, अब इक्विलिब्रियम से हमारा काम क्या होता है, उसको स्लाइटली फिर से डिस्प्लेस करना। तो इट्स लाइक नाउ ये तो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी और अब वो कहीं और आगे पहुंच चुका है। तो अब जो टोटल एंगल होगा, है ना, दैट विल बी लाइक सम थीटा। ठीक है भाई, जो एंगल होगा नाउ इट्स थीटा। अब देखो, अब आपको पता है इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। F एक फोर्स लग रहा है। मैंने क्या किया है, ये पेंडुलम ऐसा था, पहले ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, अब इस पॉइंट पे आने के बाद इसको मैंने और डिस्प्लेस किया है। तो अब इसकी क्या टेंडेंसी है भाई, ये भागेगा अपनी पोजीशन पे और ये इस तरीके से ऑसिलेशन होगा। तो इस पॉइंट पे मुझे ये देखना है कि भाई इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आएगा, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर इधर एक वेट लग रहा है इसका mg। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा ये t cos थीटा होगा, ठीक है, ये t sin थीटा होगा, ठीक है। इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और इधर इसका एक कंपोनेंट आ रहा होगा mg
साइन थीटा, राइट। अब एक बात सोचो, ये फोर्स है, फोर्स का भी अगर आप देखा जाए यहाँ पर ये एंगल कितना है, थीटा है ना। ये एंगल अगर थीटा है तो फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर इसको भी हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट mg cos थीटा की तरफ और एक कंपोनेंट mg sin थीटा की डायरेक्शन इस तरफ आ रहा होगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क और विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन, वो हम देखते हैं। तो अगर आप इसकी वजह से निकालोगे या इसकी वजह से निकालोगे तो आप देखोगे, या इसकी वजह से निकालोगे तो देयर इज नो टॉर्क। जो टॉर्क लग रहा होगा वो इसके इस कंपोनेंट की वजह से लग रहा होगा, या फिर यहाँ पर फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से लगेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली टॉर्क के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क के लिए फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है और टॉर्क के लिए mg भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। बट अब जी ना रह के वो जी इफेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा था एक्सेप्ट वेट, तो तब हम ले रहे थे जी। बट अब की बार आपको पता चला कि इसके साथ साथ इसका भी एक कंपोनेंट और आ रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन या इफेक्टिव जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसा सिनेरियो है अब हमारे पास, ये अगर g है और ये अगर f एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना है तो f बाई m है, तो यहाँ आपका कुछ g इफेक्टिव होगा, है ना। और वो g इफेक्टिव कितना होगा, g इफेक्टिव होगा g स्क्वायर f स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब हमें क्या पता चला यहाँ पर कि आपका जो टाइम पीरियड है, पहली बात तो ये कि वो चेंज होगा, और वो किस तरीके से चेंज होगा वो भी हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से हमारा टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो इट्स बिकम जी स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन में एम। तो ये हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे वो आपका जस्ट एग्जाम हो, जैम एग्जाम हो, टिफर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम, ये हमने सीख लिया, दोनों ही केसेस देख लिए हैं, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब भी और कोई फोर्स अप्लाई होगा तब भी। ठीक है भैया, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। एक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं पहले। अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t, ओके नाइस। व्हाट विल बी द percentage change in its time period if its amplitude is decreased by 5%? एम्पलीट्यूड को अगर हम चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो जब भी आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, या तो मास पे डिपेंड करता है, और या फिर हमारा जो भी के की वैल्यू आते हैं, या मैं ये बोलूँ अगर सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है तो टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड तो उसमें कहीं आ ही नहीं रहा था, राइट। तो इसका मतलब जो चेंज इन टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 0%। ठीक है, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी कार्ट। ठीक है भाई, एक ये है, मान लो हमारी ये गाड़ी है, ठीक है, ये रुकी हुई है अभी, यहाँ आपने इस तरीके से इससे एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया, ठीक है, और इस केस में इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज 2 सेकेंड। ओके, when the cart accelerate in horizontal direction with acceleration 10 meter per second square. Now अब जो आपका कार्ट आ चुका है वो किस में आ चुका है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो अब आपका जो ये गाड़ी है पहले रेस्ट में थी, तो मान लो उसका जो टी नॉट टाइम पीरियड था वो कितना था भाई, 2 सेकेंड था। और अब क्या हो गया है, अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन मतलब एक कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा होगा। एक्सेलरेशन जब हमारा सिस्टम एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है तो इसके ऊपर क्या लगता है भाई, सूडो फोर्स लगता है। और सूडो फोर्स जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसके इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो अगर इसका मास कुछ m होगा तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी ma, राइट। हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखना, इसमें तो बहुत सिंपल पूछा गया है, यहाँ पर डायरेक्शन जैसी चीज भी हमसे पूछी जा सकती है। तो ये किस तरफ जाएगा, सूडो फोर्स हमेशा जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो यहां पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा। मीन्स पहले ये स्टेशनरी था तो इसका टाइम पीरियड कुछ था, जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में आया तो उसके बाद टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो नाउ इट्स दिस इज इन कांस्टेंट फोर्स, अंडर कांस्टेंट फोर्स है ना। एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू है, मास होगा इसका तो कुछ कांस्टेंट फोर्स आएगा। तो सिस्टम इज इन अंडर कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स में है तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg और इधर लग रहा है ma। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा, है ना। या मैं ये बोलूं कि यहाँ पर इसकी वेट की वजह से ग्रेविटी लग रही है, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से अल्टीमेटली वेट लगता है वैसे तो यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, और यहाँ सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जी इफेक्टिव, ठीक है। तो जी इफेक्टिव क्या होगा भाई, जी इफेक्टिव होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो टाइम हमें आफ्टर एक्सेलरेशन ही बताना है ना, तो t विल बी इक्वल्स टू, इसको मैंने नाम दे दिया t1 अपॉन में t0, राइट। 2 पाई रूट l बाई जी इफेक्टिव अपॉन में 2 पाई रूट l बाई जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है, हमें 10 ले लिया, ठीक है। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट l से रूट l कैंसिल, तो t1 बाई t0 इज इक्वल्स टू g अपॉन में जी इफेक्टिव का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, किस फॉर्म में हमें आंसर दिया गया वो देखते हैं। 2 की पावर में आंसर दिया गया, ठीक है भाई। दिस इज 10 अपॉन में जी इफेक्टिव कितना है हमारा, जी इफेक्टिव इज 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। तो 100 आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो 1 बाई रूट 2 का भी अंडर रूट। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 2 की पावर 1/4, ठीक है। तो t1 कितना आ गया, t0 इज 2 अपॉन में 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1 माइनस 1/4 विल बिकम 2 की पावर 3/4, ठीक है भैया। t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 3/4 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से हमारा जी स्क्वायर ए स्क्वायर आया, जी का स्क्वायर करेंगे तो 100, ए का स्क्वायर करेंगे तो भी 100, 100 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आएगा, ऊपर वाले 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 + 1 बिकम 2, और 2 की पावर 1/4, और ये सॉल्व करके 2 की पावर 3/4 सेकेंड्स आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बोब ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज 1 कूलम। अब की बार जो आपका मास है वो चार्ज है ना, तो इट्स लाइक अ चार्ज पार्टिकल है वो। तो इट इज सस्पेंडेड बाय massless string of length 13 meter. The time period of oscillation of this pendulum is t naught. If an electric field, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, एक्स कैप मतलब आई डायरेक्शन में हमने, सॉरी एक्स एक्सिस में अप्लाई किया, अप्लाइड, देन द टाइम पीरियड बिकम्स व्हाट, सो टाइम पीरियड्स बिकम टी। तो आपको वैल्यू बतानी है टी नॉट अपॉन में टी की होल पावर 4। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, टी नॉट अपॉन में टी की होल पावर 4, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, टी नॉट अपॉन में टी की होल पावर 4। तो टी नॉट कब है, जब कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, और टी कब है, जब हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट एक अमाउंट में लगाया है ना, वेरिएबल नहीं है ये। और चार्ज हमें पता ही है, तो हम फोर्स जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, तो अगेन आपका फिर से वही, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों केसेस आ गए कि भाई पहले जब कोई भी कांस्टेंट फोर्स नहीं था सॉरी, और सेकंड जब आपने उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, तो दोनों ही केसेस को आपको फिर से यहाँ यूज करना होगा। तो देखिए, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मतलब आपका मास है ना, और इसके ऊपर इसका मास जो है वो 1 kg है, इसका चार्ज जो है 1 कूलम। इसको जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो मान लो ये कहीं यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसके ऊपर एक तो इसका वेट लग रहा होगा, एक इधर इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें, G इफेक्टिव, दिस विल बी G और दिस विल बिकम F बाई M मीन्स QE बाई M। तो मैंने इसी फिगर में आपको बना के बता दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे T निकालने के लिए यहाँ पर T नोट क्या हो जाएगा, पहली बात तो 2 पाई रूट L बाई जी। अब दूसरा क्या है, T है, तो T क्या होगा भाई, 2 पाई रूट L बाई जी इफेक्टिव। अब देखिए G इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ G इफेक्टिव होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, ठीक है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का, हाँ यस, क्यू ई बाई एम का होल, ये होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी नॉट बाई टी। तो चलो सॉल्व करते हैं। टी नॉट बाई टी हमें निकालना है 2 पाई रूट एल बाई जी अपॉन में 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो ये कैंसिल, यहाँ पर आया हमारा जी इफेक्टिव अपॉन में जी, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो, इस अंडर रूट को हमने बड़ा किया हल्का सा, और दिस इज जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर अपॉन में जी, है ना, यही होगा, ठीक है। एक बात देखो, इसकी पावर 1/2 फिर होल पावर इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए 1/2, तो इट्स टोटल पावर बिकम 1/4। 1/2 1/2 इस ऊपर वाली पावर, ऊपर वाले टर्म के लिए 1/4 हो गई, और नीचे वाले टर्म पे जो पावर है वो केवल जी की पावर 1/2 है। यहाँ से अगर मैं जी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ
तो ये g हट ही जाएगा, फिर हमारी a की टर्म बच जाएगी ऊपर वाली, तो दिस विल बिकम 1 प्लस QE mg का होल स्क्वायर की पावर 1/4। सॉरी। तो यहां पर देखिए T नोट अपॉन टी क्या आ रहा है, इसकी पावर 4 निकालना था हमें, तो ये हो गया भाई 1 प्लस QE अपॉन में mg स्क्वायर की पावर 1/4 की होल पावर 4। तो ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये आ गया। तो T नोट अपॉन में T का होल स्क्वायर इज 1 प्लस QE अपॉन में mg का होल स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिए सभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई में 1 और मास भी आई गेस इसका 1 kg ही है, तो मास इज ऑल्सो 1 एंड जी की वैल्यू यहाँ पर क्या लेने के लिए बोला गया है भाई, जी की वैल्यू 10 दी गई है, तो दिस बिकम 10। तो देखो 10 पे कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 101, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है 101, ये ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी फिर से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड विद योर सिंपल पेंडुलम, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अब हम बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम की। देखिए सिंपल पेंडुलम में बस यही दो चीज आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आनी चाहिए, एक तो कांस्टेंट फोर्स के प्रेजेंस में क्या हो रहा है और एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये वाली कैलकुलेशन अब समझ में आ गई तो कंपाउंड पेंडुलम में हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, कंपाउंड पेंडुलम में हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। चलो ठीक है भाई, इसी के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखते हैं रिलेटेड विद योर सिंपल पेंडुलम यू कैन सॉल्व दैट। हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम अपना कंपाउंड पेंडुलम भी पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।